गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ सर रही है? लास्ट क्लास से डाउट है। क्या डाउट है? सर जो आपने लास्ट में एक फॉर्मूला करवाया था 1/λ इज इक्वल्स टू आर इंफिनिटी म्यू अपॉन एम वाला, तो सर उसमें म्यू अपॉन एम सर कैसे आया था? म्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई जेड। वो तो बताए थे हम क्लास में, बताए नहीं थे? सर मतलब लॉजिक सर समझ में नहीं आ रहा। सर ये तो समझ में आ गया कि वो इनफाइनाइट मतलब अगर हैवी नहीं होगा तो वो यूज करेंगे, बट सर कैसे? क्या कैसे? सर मतलब वो टर्म कैसे आ अब गई सर? वो मैकेनिक्स में समझोगे। अभी अभी बस इतना समझ लो कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली हेवी नहीं रहता है ना, वो हम बताए थे ना कि दो ऑब्जेक्ट, मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। मैकेनिक्स का सब कुछ यहाँ पे अभी नहीं बताया जाएगा। मैकेनिक्स जब बताएंगे ना उस टाइम आप अभी समझ ही नहीं सकते हो पूरा, फिर वो सारा मैकेनिक्स अभी बताना पड़ जाएगा। बस इतना याद रखोगे कि क्या बोलते हैं, जब टू बॉडी प्रॉब्लम होता है ना मैकेनिक्स में, ठीक है, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो उसको हम चाहते हैं तो सिंगल बॉडी प्रॉब्लम से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें ये माना जा सकता है कि दो में से एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। कभी आप लोगों ने ये एक सुना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डबल स्टार? डबल स्टार वर्ड सुना है आप लोगों ने? डबल स्टार ये वर्ड? यस सर। देखो, तो डबल स्टार जानते हो, बहुत वेल नोन सिस्टम है, क्या बोलते हैं मैकेनिक्स में। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया है डायरेक्टली डबल स्टार से, ठीक है। जेस्ट एग्जाम में भी आया है डबल बाइनरी वाला स्टार। कॉन्सेप्ट सेम होता हाँ, है ना? बाइनरी स्टार इसी को भी बोलते हैं। हाँ, बाइनरी स्टार भी बोलते हैं इसको। दिस इज, एस्ट्रोफिजिक्स में ठीक है, बाइनरी स्टार। माइस्ट्रो फिजिक्स भी पढ़ चुके हो? सेम ये सिक्स सर में पढ़ते रहते हैं टाइम मिलता है सेम तो। सिक्स। तो देखो, बाइनरी स्टार जो है ना, तो जानते हो जैसे क्या कहते हैं, बाइनरी स्टार में क्या होता है कि दो स्टार जो है ना, दोनों रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऐसे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप सिस्टम का एनर्जी निकालना चाहते हो ना, तो दोनों के मूवमेंट को कंसीडर करके निकालिए एनर्जी, तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो एनर्जी जो है ना, दोनों में से किसी एक को रेस्ट में मान करके, और आप अज्यूम कर सकते हो कि सेकंड वन इज ओनली मूविंग, और उससे भी एनर्जी निकालोगे ना तो भी एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। बस उसमें क्या है कि आपको सेकंड का मास जो है ना वो रिड्यूस मास से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिड्यूस मास, अच्छा आप समझते हो ना वर्ड रिड्यूस मास कहाँ से आया? अगर आप बात करेंगे ये क्वांटम का कॉन्सेप्ट है ये मैकेनिक्स का, तो क्या कहोगे आप? कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है ये? मैकेनिक्स में आता है ना। मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का समझ लो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी देखो, कुछ चीजें जानते हो ऐसे ही सीखा जाता है, जानते हो, जैसे आप क्या बोलते हैं, कभी आपने प्रोग्रामिंग किया होगा, तो प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज होता है, आप बताइए उसमें जिस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ब्रैकेट लिखना है तो ब्रैकेट लिखना है, डॉट लिखना है, सब कुछ आप समझते हो ना। प्रोग्रामिंग आप लोगों ने कभी किया है? सी प्लस प्लस वगैरह लिखा है आपने? यस सर। यस सर। में देखते हो ना। अब उसमें क्वेश्चन मार्क लगाने लगोगे कि सर ऐसे ही क्यों लिखना है, वाई वी हैव टू डू लाइक दिस ओनली, ओके। तो आप कभी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, आपको मान के चलना है यही लॉजिक है। तो अभी क्वांटम में जैसे मैकेनिक्स का कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, तो मान के चलो कि यही लॉजिक है, बस उसको अब हम ऐसे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। उसको एक्सप्लोर हम लोग मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे ना तब करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि इन्फिनिटली हेवी अगर न्यूक्लियस नहीं है, फाइनाइट मास है न्यूक्लियस का, जनरली फाइनाइट मास होता ही है। जैसे हाइड्रोजन में भी आप जानते हो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, तो उसका मास इन्फिनिटी तो नहीं है। तो फाइनाइट मास अगर है तो उसमें हम लोग मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो रिप्लेस होता है, ठीक है, रेडियस मास से, ठीक है। तो जो रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है ना उसका मास रिड्यूस मास से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इतना तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, है ना। यही चल रहा था ना हमारा टॉपिक, बोर समरफेल्ड यस सर। यस सर। फेल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग लास्ट क्लास में डेराइव किए थे एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स, ओके। तो इसको यूज कर देखो, बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन एक बार हम लिख देते हैं। फॉर्मूला ये था पी आई डी क्यू आई, ठीक है ना, अलोंग क्लोज लूप इज इक्वल टू एन एच। ध्यान रखोगे इसमें एच क्रॉस नहीं है, इसमें एन एच है, ठीक है। तो ये था, इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए थे, पी एक्स डी एक्स अगर लिखोगे अलोंग क्लोज लूप तो दैट इज इक्वल टू एन एच, ऐसा लिखा गया था, ठीक है।
तो इसी को यूज करके हम लोग दो रिजल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किए थे कि इसमें एक रिजल्ट तो ये प्रूव किया गया था कि अगर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन x टू द पावर s, ओके, तो एनर्जी डिपेंड्स इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर। ये जो n क्वांटम नंबर है, यहाँ पे n इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या था डिपेंडेंस, व्हाट इज द डिपेंडेंस? सर 2s by s plus 2। हाँ, 2s डिवाइड बाय s प्लस 2, ये एक बता दिया गया। फिर इसी को यूज करके हम लोग पार्टिकल इन बॉक्स का एनर्जी निकाल लिए थे, ठीक है ना। सो दिस थिंग्स, ये जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन जानते हो पूछा जाता है, जैम में नहीं पूछा गया है बट अदर सभी एग्जाम में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, जेस्ट TFR वगैरह सब में आ गया है, ठीक है। और जानते हो इसकी स्पेशलिटी है ना कि जो अभी उस दिन भी क्लास में कुछ लोग बोल रहे थे ना, WKB के मैक्सिमम क्वेश्चन आप इससे गेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है। तो हम लोग देखो इसी को यूज करके एक और डिस्कशन कर रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन ए रिंग, ठीक है ना, मूविंग ऑन ए रिंग, ठीक है। देखिए जैसे इस तरह का केस है, सपोज देयर इज ए पार्टिकल, एक रिंग है, दिस रिंग वी आर एज्यूमिंग इज फिक्स्ड, ठीक है। इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं कि r है, और एक कोई बीड है, सपोज दिस इज ए बीड, दिस इज ए बीड, ओके, एंड दिस बीड इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसमें। तो हमें इसकी एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना, यूजिंग द क्वांटम, हेलो मतलब ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, ठीक है। हाँ बताइए। सर, बीड क्या ये होता है? हाँ, बीड क्या होता है? भाई बीड गूगल कर लो तो पता चल जाएगा, ठीक है। मोती होता है, मोती। हम लोग पढ़ाई करते ही नहीं हो लगता है, कभी कभी बीड कभी देखा नहीं है, SC वर्मा की बुक नहीं पढ़े हो कभी? सब पढ़ते हैं। अब आप पढ़ लोगे, ठीक है। नहीं अभी तक नहीं पढ़े हो तो अभी अब पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ये मोती होता है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, SC वर्मा की बुक में कई जगह पे यूज किया हुआ है ये वर्ड, समझ गया ना। SC वर्मा देखोगे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स में कई जगह पे ये वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, मोती, ठीक है। और तो देखो यहाँ पे तो ये कोई मोती है, ऐसे माला समझ लो इसको, इसमें ये मूव कर रहा है। अच्छा, ये वर्टिकल सर्कल मत समझोगे, अभी ग्रेविटी को वगैरह कुछ इग्नोर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इग्नोर ऑल फोर्सेस, इग्नोर ऑल फोर्सेस, मतलब ग्रेविटी वगैरह सब कुछ इग्नोर किया जा रहा है, बस ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसका एनर्जी निकालने के लिए हम लोग जो है ना बोर-समरफेल्ड क्वांटाइजेशन लगा रहे हैं, P थीटा D थीटा along closed loop is equal to NH, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है ना पार्टिकल, ठीक है ना। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स और लग नहीं रहा है, जैसे ऊपर स्पीड ज्यादा होगा नीचे स्पीड कम होगा ऐसा सिचुएशन नहीं है, वो अंडर ग्रेविटी होता है। जब कोई अंडर ग्रेविटी ऐसे वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा होता है ना, तो ऐसा होता है नीचे स्पीड ज्यादा हो जाता है, ऊपर में स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। बट दोज थिंग्स विल नॉट हैपन हियर, ओके, बिकॉज ग्रेविटी इज नॉट देयर। तो हर जगह पे स्पीड इसका सेम रहेगा, तो स्पीड अगर सेम है तो फिर हर जगह पे इसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। ये अच्छा, ये आप समझ रहे हो पी थीटा क्या है, इसका लीनियर मोमेंटम है या एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ से पी थीटा और ये डी थीटा, पी थीटा बाहर आ जाएगा और डी थीटा के इंटीग्रेशन से 2 पाई आ जाएगा और इज इक्वल टू ये NH हो जाएगा। तो इसको पी थीटा इज इक्वल टू आप यहाँ पे N और H अपॉन 2 पाई से H क्रॉस लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, ध्यान रखेंगे, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम है। अब हम देखिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ये निकल गया। अब हम लोग इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे एनर्जी का एक फॉर्मूला ऐसे होता है, L² अपॉन 2 टाइम्स I, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हैं हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में। डू यू नो दिस? जैसे हम लोग लीनियर मोशन में लिखते हैं ना P² अपॉन 2m, तो ये L² अपॉन 2I, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे I जो है ना, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से है, तो L को हम यहाँ पे P थीटा लिख रहे हैं, ठीक है ना, P थीटा स्क्वायर अपॉन 2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सभी जानते हो कि देखिए बहुत एलिमेंट्री है, ये बताया जाता है कि जैसे कोई पार्टिकल है, इसका मास अगर m है, ठीक है ना, और ये इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो एक्सिस से इसका डिस्टेंस r हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर लिख देते हैं, तो mr² हो जाएगा। तो P थीटा हमारा निकला हुआ है NH क्रॉस, तो N² H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2mr², ठीक है ना। तो ये इसकी एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो एनर्जी हम लोग जो यहाँ निकाल रहे हैं En, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो N² H² अपॉन 2m और इंटू R²,
ठीक है। तो देखो बोर क्वांटाइजेशन फॉर्मूले से जो है ना हम लोग एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन दिस रिंग, ठीक है ना, या एनर्जी ऑफ बीड मूविंग इन ए रिंग हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हो एग्जैक्ट, बहुत करेक्ट फॉर्मूला, ये जो रिजल्ट आया ना बहुत करेक्ट है। सेम रिजल्ट वी ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन आल्सो। ठीक है, ध्यान रखोगे, सेम रिजल्ट वी गेट फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन से भी यही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो देखो जो लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो लोग एक बार सोचोगे इसके बारे में कि श्रोडिंगर इक्वेशन से ये रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है ना, तो लेकिन ये ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो पार्टिकल अगर किसी रिंग के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो एनर्जी ध्यान रखोगे, दिस इज द एनर्जी एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम लोग पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल लिखे थे, तो उसमें भी रिजल्ट ऑलमोस्ट इसी तरह का आया था, बस वहां पे ऐसे 2m और r जो था वो बेसिकली a लिखा हुआ था और यहाँ पे एक पाई स्क्वायर का फैक्टर था। ठीक है, सो आप देख रहे हो ना कि बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन जो फॉर्मूला है वो बहुत केसेस में बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है ना, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन से भी यही रिजल्ट आता है, पार्टिकल इन बॉक्स में भी सेम एग्जैक्ट रिजल्ट आया था। ठीक है, तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में बताए थे, फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको हम फिर यूज क्यों नहीं करते हैं, तो आंसर करते हैं यूज, लेकिन फिजिक्स में जानते हो हमेशा ये कोशिश की जाती है कि थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो होगा ना, थियोरेटिकल जो फाउंडेशन होना चाहिए वो बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो बहुत सिस्टमेटिक नहीं था, तो इसीलिए फिर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा गया। ठीक है ना, दैट वाज द रीजन। ओके, ठीक है, सर तो यहाँ ये पे सर डिनोमिनेटर में कुछ नंबर मिसिंग है। क्या सर डिनोमिनेटर में कुछ नंबर मिसिंग है। क्या सर मिसिंग वहाँ है? पे सर एच क्रॉस कैसे आ गया सर डायरेक्ट लास्ट अरे तुम एक्सप्रेशन? यहाँ से यहाँ एच क्रॉस समझ में आया तुम्हें कैसे आया? यस सर, कैसे आया? एक्चुअली सर ओके सर, उसमें एच क्रॉस दिख ईएन में एक बार देखिए, ईएन में सर। भाई ओके इसमें सर, जो है ना कंफर्म। h अपॉन 2 पाई क्या होता है? h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई एच क्रॉस होता है ना। यस सर, ठीक है, तो वो ये सर एच एक्चुअली क्रॉस, लास्ट वाले में दिख नहीं रहा ठीक से। ठीक है, तो यहाँ से एच क्रॉस हो गया, बस उसी चीज को यहाँ पे पुट किए हम लोग। ठीक है ना, तो बस यही इसका एच के टर्म में लिखोगे तो बस यहाँ पे 2 पाई का होल स्क्वायर नीचे में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, दैट्स व्हाट यू विल गेट। तो ये कुछ रिजल्ट्स आ गए बेसिक। ओके, इन सभी को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है ना हम लोग चलो एक पहले हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, इसका जरा आंसर करिए। ठीक है, आप लोग को देखो ये जरूर ध्यान रखोगे कि हाइड्रोजन एटम का जो डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द डेरिवेशन, ओके, ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन हम करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो इफ इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन and proton is Hooke's force। ये जो फोर्स है ना वो हुक्स फोर्स हो जाता है। हुक्स फोर्स समझते हो ना? हुक्स फोर्स का मतलब होता है ये F प्रोपोर्शनल टू R वाला फोर्स। ठीक है ना, जो मतलब स्प्रिंग फोर्स होता है ना वही हुक्स फोर्स कहलाता है, F प्रोपोर्शनल टू R। ओके, so in hydrogen atom force between electron and proton is Hooke's force, then how will energy and radius depend on n, मतलब ठीक है, n is the quantum number quantum number introduced using Bohr quantization condition। ठीक है, Bohr quantization condition। ठीक है, बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा। मतलब बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको बता दिया गया कि यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आपको बताना है
कि हाइड्रोजन एटम का अब एनर्जी कैसे डिपेंड करेगा। जैसे हाइड्रोजन एटम में आपने देखा था ना कि जब फोर्स, देखो ये आप देखते हो कि फोर्स, आप कूलम्बिक फोर्स जब यूज करते हो 1/r², फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो इसमें एनर्जी जो आया था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू क्या था, व्हाट वाज द एक्चुअल आंसर, F प्रोपोर्शनल टू r, इसका कूलम्बिक फोर्स जब हम लोग हाइड्रोजन में कंसीडर करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, 1/n², है ना, और रेडियस प्रोपोर्शनल टू n square. n स्क्वायर, है ना। हाँ, ये रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है, ध्यान रखोगे, व्हेन कूलम्बिक फोर्स इज एज्यूम्ड। अब हम कूलम्बिक फोर्स एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये हुक्स फोर्स, तो आंसर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, ये आप याद करके जाओगे ना तो फिर ये आंसर नहीं कर सकते हो। इफ यू नो द डेरिवेशन देन यू कैन आंसर दिस। देखिए सभी लोग, आप लोग बताइए क्विकली क्या आंसर आ रहा है। एनर्जी का क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंस बताना है, और फिर रेडियस का क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंस। एनर्जी कितना आ रहा है, एन आ रहा है, सिर्फ एन। और रेडियस, हाँ रूट n से r√n आ रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का देखो, और लोग क्या आ रहा है, ठीक है, ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं, देखो हम पहले शॉर्टकट में बता रहे हैं, शॉर्ट, हाँ ठीक है, शॉर्ट कैलकुलेशन दो तरीके से हम बता दे रहे हैं। देखो इसे शॉर्ट कैलकुलेशन पहले बता रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट अप्रोच। देखिए हम इसको इस तरह से थिंक कर रहे हैं, देखो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग सभी जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू, जो होता है ना मैकेनिक्स में ये पढ़ते हो, du/dr होता है, ऐसा होता है ना। तो u निकाला जाता है ना, u मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे u इज इक्वल टू -f/dr लिखते हैं हम लोग ऐसे। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना, तो देखो यहाँ पे f का वैल्यू पुट करोगे r, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ना बेसिकली फोर्स को इंटीग्रेट करने से निकलता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब r का पावर s पे डिपेंड करता है ना, तो उस केस में एनर्जी जो है क्वांटम नंबर पे ऐसे डिपेंड करता है, E प्रोपोर्शनल टू n⁻²s और डिवाइड बाय s+2 होता है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n⁻², और इंटू s का वैल्यू यहाँ पे r का पावर आप देख रहे हो ना 2 आ गया है यहाँ पे इस फॉर्मूले से। F इक्वल U पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग फोर्स, ओके। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, फोर्स में दिया हुआ था ना प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो S जो है यहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी में कोऑर्डिनेट का पावर होता है, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया यहाँ पे, और 2 यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो गया, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। एनर्जी n के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा केस, इसमें रेडियस बोला गया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये ऐसा दिया हुआ है, बेसिकली एनर्जी r² के प्रोपोर्शनल है। तो ये भी आप लोगों को बताया गया था, इसमें आप ध्यान रखोगे कि जब पोटेंशियल एनर्जी r का पावर s पे डिपेंड करता है ना, तो हम ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू होता है ना, वो बेसिकली s/2 और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज वैल्यू होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, तो क्या बोलते हैं, Vickrell थ्योरम। थ्योरम, है ना, वीरियल थ्योरम। तो ये आपको बताया गया है, ठीक है ना, मैकेनिक्स का पार्ट है ये भी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कि क्योंकि कोऑर्डिनेट में r का पावर s है ना, तो यहाँ पे s/2 आ जाता है, ठीक है। तो s हमारा 2 दिया हुआ है इसमें, तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज जो आएगा दैट इज, ठीक है ना, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, क्योंकि s इक्वल टू 2 दिया गया है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इसका एवरेज लिखना चाहते हो तो एवरेज लिख दो। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एनर्जी ये आ गया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज इक्वल है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे एवरेज लिख देंगे और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू है ना, ओके, दैट इज इक्वल टू एनर्जी और डिवाइड बाय 2 हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी में आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी में r का पावर 2 आ रहा है, तो इसीलिए बेसिकली हम ये कह सकते हैं r² जो है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी से मिलेगा r² इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी में जो क्वांटम नंबर का डिपेंडेंस आया वो n आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए r प्रोपोर्शनल टू √n हो जाएगा।
तो ये हम लोग देखो दो कॉन्सेप्ट जो हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ना, विरियल थ्योरम और ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग WKB से इंट्रोड्यूस किए थे, उसको यूज करके हम लोग आंसर कर दिए इसको, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप ये सब नहीं याद है, ठीक है ना, एग्जाम में देखो बहुत सारे आप अभी आप इसको यूज कर सकते हो, समझ रहे हो ना, अभी क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है कि आप भूल जाएंगे, ये भी भूल जाओगे आप एग्जाम में, हो सकता है, ठीक है। जो लोग अच्छी तरह से रिविजन करके जाते हैं वो लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉरगेट, ओके। तो इसीलिए जानते हो क्या है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मेमोराइज कर लेते हो तो वो एडिशनल एडवांटेज होता है, मतलब एडवांटेज होता है, मतलब डेफिनेटली होता है एडवांटेज, ओके। लेकिन जो लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं ना, वो एग्जाम में मतलब नहीं भी याद है तो आप रिकॉल करके आंसर कर सकते हो। तो हम उस तरीके से भी बताते हैं कि सपोज यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, ओके, देन ऑल्सो यू कैन अप्रोच टू, ठीक है, तो भी आप आंसर कर सकते हैं, अप्रोच टू, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये ध्यान रखोगे कि जैसे IIT जैम के स्टूडेंट को पर्टिकुलरली हम बता रहे हैं कि जैम में स्कोर बहुत हाई जाने लगा है, ठीक है। इस बार जानते हो मतलब 65 मार्क्स जिन लोगों का आया है, ठीक है ना, 65 मार्क्स में रैंक जो है ना 65 मार्क्स है, और रैंक जानते हो लगभग 150 के प्लस में है, 150 प्लस में रैंक है, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 160 या 170 के आसपास रैंक है 65 मार्क्स में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब थोड़ा स्कोर हाई स्कोर करना पड़ेगा। और 50 मार्क्स में जो रैंक है ना वो 700 के आसपास चला गया है, 700, ठीक है, 50 मार्क्स में। तो पहले जनरली ऐसा होता था कि 50% आप स्कोर कर लेंगे तो यू विल बी ऑन सेफ साइड। अब ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है, 50% में सेफ साइड में नहीं है, जनरल कैटेगरी में 700 अगर रैंक आ गया ना तो एडमिशन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखोगे कि 50% मार्क्स भी सेफ नहीं है, आपको 65 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आसान आने लगे हैं ना, अब क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, तो जो लोग जैम टारगेट कर रहे हैं उनको कम से कम 65% है। तो अभी टेस्ट में भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, टेस्ट में आपका मार्क्स 65% के अराउंड आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बता देते हैं, देखो अभी जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स का जो स्कोर आया ना, देखो 83 पॉइंट कुछ मतलब 5 के आसपास में 9th रैंक था, ठीक है। और 81 पॉइंट समथिंग मार्क्स था इस एक स्टूडेंट का जिसका 15th रैंक था, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट जो जिसका 12th रैंक आया था ना उसका 81 मार्क्स था लगभग, इसमें 12th रैंक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख, ठीक है ना। तो 80 अगर टॉप 10 में जाना है तो 80 प्लस मार्क्स तो डेफिनेटली लाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। सो नाउ अप्रोच टू, ठीक है। तो अप्रोच टू में देखिए हम सपोज करो कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये सर्कल है, एक मिनट देखिए यहाँ पे, ये सर्कल है और इस सर्कल में एक पार्टिकल है, इस ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है ना, प्रोटॉन, ये दोनों ये रेडियस आर है, ठीक है ना। तो अब इसमें बोला गया ना फोर्स जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो मतलब फोर्स इक्वल टू मान लो ऐसे हमने लिख दिया K इंटू आर, ठीक है ना, ये ऐसा लग रहा है। तो हम लोग न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ K इंटू आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लिख दोगे V स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा V इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से देखिए V इज इक्वल टू निकल जाएगा K बाई M और इंटू आर अंडर रूट, ठीक है ना, ये निकल गया V का वैल्यू, ठीक है। सो कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ अब देखिए अगर हम लोग इसमें बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाते हैं, तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहता है कि MVR एंगुलर मोमेंटम, ऐसे होता है ना, लीनियर मोमेंटम MV हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये हमारा लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ये हो गया, इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, दैट इज इक्वल टू NH क्रॉस, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ से V का वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे तो M और रूट अंडर K बाई M और इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू NH क्रॉस। तो यहाँ से आप देखिए R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू NR है ना, तो R प्रोपोर्शनल टू रूट N, तो ये यहाँ से आंसर पता चल गया, ठीक है। तो हम देखो प्रीवियस अप्रोच में देखो और इस अप्रोच में बिल्कुल कोई सिमिलरिटी नहीं है, टोटली डिफरेंट अप्रोच है ये, ठीक है ना। तो ये निकल गया अब हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ये आ रहा है ना, या R प्रोपोर्शनल टू रूट N, तो हम लोग देखिए यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू निकालेंगे ना, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हम R प्रूव कर दिए प्रोपोर्शनल टू रूट N, तो यहाँ पे रूट N पुट करोगे तो V प्रोपोर्शनल टू रूट N आ जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू रूट N। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जैसे निकालोगे ना, काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है।
तो ये बेसिकली यहाँ से पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो काइनेटिक एनर्जी अगर प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोपोर्शनल टू एन आएगा, ठीक है ना। सो यू विल गेट दैट आल्सो प्रोपोर्शनल टू एन, ऑलराइट। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ना, तो इसलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो देयरफॉर एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में डिपेंडेंस पता चल गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी यही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बल्कि ज्यादा देखिए शॉर्ट है कैलकुलेशन, इसमें तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ये याद रखना होगा, ये याद रखना होगा, ठीक है। हालांकि उस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, ओके। नाउ देखो सर, एक जानते हो फोर्स बोलो। को केआर कैसे लिखे सर, एक बार फिर से? सर लास्ट स्लाइड क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में देखो ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसमें लिखा है ना, देखो यहाँ पे इन हाइड्रोजन एटम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज हुक्स फोर्स, हुक्स फोर्स बोला गया, और इसमें लिखा हुआ है ना फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लगा दिया वहां पे, के आर हो गया, ओके। ओके सर। तो F इक्वल टू के आर इसीलिए लिखा गया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस तरह से जानते हो चेंज करके, मतलब फोर्स जैसे कोलम्बिक का तो सबने याद कर लिया, ये आपने मान लो आप रट के चले गए, ठीक है ना। तो इसको चेंज करके ज्यादा चांस है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो चेंज करके पूछा जाएगा तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, देखो फॉर्मूला बेस्ड तरीका भी हो गया और ये एलिमेंट्री मेथड, ओके। सो यूजिंग एलिमेंट्री अप्रोच ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू ओल्ड क्वांटम थ्योरी। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली ओल्ड क्वांटम थ्योरी, क्योंकि इसमें क्वांटाइजेशन कंडीशन को बहुत ही एडहॉक मैनर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। एक क्वेश्चन है, देखो जानते हो, मुझे लगता है कि ये कभी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, जेस्ट में आ सकता है, TFR में आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, हम लोग जैसे रदरफोर्ड मॉडल में कहते हैं ना कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए न्यूक्लियस, सॉरी अराउंड ए न्यूक्लियस, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहता है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी को रेडिएट करता है। तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा होगा अगर, तो फिर वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जानते हो, मतलब क्लासिकली ये कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन शुड ऑलवेज रेडिएट एनर्जी एंड इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ओके। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितनी देर में फॉल कर जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली टाइम, ठीक है, टू फॉल इनटू न्यूक्लियस, सॉरी इनटू न्यूक्लियस, ठीक है, इन रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड, ठीक है, मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल में कितने टाइम में न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका रेडियस R है, ठीक है। अब अगर देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इट शुड ऑलवेज रेडिएट एनर्जी, इससे कंटिन्यूअसली एनर्जी ऐसे रेडिएट होना चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसका रेडियस ऐसे छोटा होते जाना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से, और अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इस तरह से। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितने देर में गिर जाएगा ये, इस तरह से, ठीक है ना। तो इट शुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। किसी को पता है एस्टिमेशन रफली कितना होता है टाइम? 10 to the -8 -15। ठीक है, बाइजर में शायद 10⁻16 लिखा हुआ है, ठीक है ना। बाइजर की बुक में देखोगे ना, आर्थर बाइजर में, तो उसमें इंट्रोडक्शन में कहीं पे लिखा हुआ है 10 to the -16 सेकेंड, ओके। तो क्वेश्चन राइज होता है कि हम कैसे मतलब वो जो 10⁻16 सेकेंड, देखो कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है वो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जब कोई फेनोमेना होगा तब तो आप उसको मेजर करोगे ना, अब ये होता ही नहीं है, ये न्यूक्लियस, इट डजंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ओके। तो मतलब क्लासिकल थ्योरी कहता है कि ऐसा होना चाहिए, और कितने देर में होना चाहिए, तो
इसको बताया जाता है कि ये 10 पावर लगभग -15 to 16 सेकेंड, इतने सेकंड में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो ये तो बहुत छोटा टाइम है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एटम फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है ना। तो सो एटम शुड नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेशन है ना वो थ्योरेटिकल एस्टिमेशन है। तो क्वेश्चन राइज होता है कैसे एस्टिमेट किया जाता है, हाउ इट इज एस्टिमेटेड। तो देखो स्टार्टिंग में मान लीजिए कि रेडियस जो है ना इसका, सॉरी स्टार्टिंग में आप मान लो कि रेडियस जो है वो आर नॉट है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग रेडियस इज आर नॉट, उसको हम सम एंगस्ट्रॉम मान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बोर मॉडल में भी आप जानते हो कि रेडियस का वैल्यू जो निकलता है ना वो एंगस्ट्रॉम में निकलता है, 0.5 के आसपास एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए ये तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो थोड़ा सा ये एडवांस कैलकुलेशन है, बट हम इसलिए बता दे रहे हैं ना कि कभी बाई चांस एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन को फ्रेम भी तो किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बता दिया गया कि ये पावर जो रेडिएट कर रहा है ना वो कितना पावर रेडिएट कर रहा है, ये बताया जा सकता है, ठीक है ना। और फिर आपसे पूछ दिया कि अब बताइए कि कितना टाइम में गिर जाएगा, ठीक है। तो रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला दिया हुआ हो सकता है, तो हम जानते हैं कि ये पावर जो होगा ना वो ऐसा लिखा जाता है, देखो Q स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है ना, A स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट C क्यूब। तो एग्जाम में कभी ऐसा हो सकता है कि ये गिवन हो सकता है, जिसमें भी ये मान लो गिवन हो सकता है कि इतना पावर ये रेडिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम पावर इज इक्वल टू जो है ना ऐसे लिखते हैं ना बेसिकली DE/dt, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये एनर्जी इसका डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, -d/dt। तो पावर का फॉर्मूला ये है Q स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और C क्यूब, ठीक है। और ये -d/dt ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। और हमें एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो एनर्जी इसका आप हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, जैसे मान लीजिए इसका एनर्जी आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो आप एनर्जी इसका कैलकुलेट। देखो पोटेंशियल एनर्जी इसका हम लोग ऐसे लिखते हैं -ZE स्क्वायर अपॉन, जैसे एक चार्ज, एक यहाँ पे मान लो चार्ज Z है, या अगर हम ऐसे मान ले कि देखिए यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे +E है और यहाँ पे चार्ज ऐसे -E है, किसी इंस्टेंट में यहाँ पे सेपरेशन आ रहा है अगर, ठीक है। ऐसे जब मूव कर रहा होगा सेपरेशन चेंज होता रहेगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो इसमें ऐसे निकलेगा +E और -E का, ये क्लास 12th में पढ़ते हो आप, Q1 × Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और × R, ठीक है ना, ये लिखते हैं, ठीक है। ये है पोटेंशियल एनर्जी, इज दैट ओके? यही होता है ना। अब हम काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट इसको विरियल थ्योरम से लिख देंगे। तो याद है आप लोगों को बताया गया था कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता है 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू विरियल थ्योरम। डू यू रिमेंबर दिस? यस सर। और काइनेटिक एनर्जी जब लिखे थे हम लोग तो उसको लिख दिए थे हम लोग -E, है ना। तो ये इन हाइड्रोजन एटम, ये सिर्फ होता है इन हाइड्रोजन एटम, मतलब इन हाइड्रोजन एटम कह सकते हो, या फिर कह सकते हो अंडर दिस कोलम्बिक फोर्स, है ना। कोलम्बिक फोर्स जब लग रहा है तो ये फॉर्मूला होल्ड करता है फ्रॉम विरियल थ्योरम, विरियल थ्योरम से ये आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम एनर्जी निकालना चाहते हैं ना अगर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ये निकला हुआ है, ये तो आप सभी जानते हो ना, ठीक है। Q1 × Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यस जानते हो, देखो एक बात हम बता रहे हैं कि एक्चुअली जब हम आपसे बोलते हैं ना कि आप जानते हो, तो हमें भी पता है कि आप कितना जानते हो, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि आप जानते होंगे लेकिन बहुत परफेक्टली नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो जानते हो परफेक्शन देखो इंसान के अंदर होता नहीं है, ठीक है, उसको थोड़ा मतलब प्रैक्टिस से परफेक्ट बना जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब कि ऐसा लगा ना कि सर बोल रहे थे हमें कि आप जानते हो लेकिन हमें तो पता नहीं था, तो जानते हो आप क्या करो कि एस सी वर्मा की बुक निकालो, ठीक है, उसको पलट करके अब 10 मिनट पढ़ लो बस, ठीक है ना। आप तो आप परफेक्ट इसमें हो जाओगे, ठीक है ना। अभी जैसे कोई स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है कि सर हमें क्या बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया रिड्यूस मास का, तो हमने आंसर क्या दिया कि हम जब डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स तो हम उसको कवर करेंगे, अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये तो नहीं मना किया कि आप जब मैकेनिक्स पढ़ोगे तभी आप सीख सकते हो, आप तो फ्री हो ना, ठीक है, यू आर फ्री टू एक्सप्लोर एनीथिंग, ओके। आप तो 2 घंटा बस यहाँ पे टाइम देते हो, ठीक है। लेकिन आप बाकी जो 22 आवर्स है उसको अपना यूटिलाइज करिए। तो जानते हो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि रेडियस मास कैसे आ गया वहां पे, ठीक है, तो हम आपको एक आइडिया दिए, देखो हमेशा जानते हो आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हम आपको एक हिंट दिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मान लेते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट का जब मूवमेंट कंसीडर करते हो ना, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को रिड्यूस मास से रिप्लेस किया जाता है। तो और हम आपको बताएं कि मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। आप अगर इंटरेस्टेड है पढ़ने में, आप फिजिक्स रियली सीखना चाहते हैं, तो हमारे पढ़ाने से पहले आप जाके उस चीज को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है।
ठीक है। तो लर्निंग ऐसे ही होती है, ठीक है ना, कि आपको कुछ अगर मान लो टीचर ने कहीं कुछ डिस्कस किया, आपको आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि कुछ मतलब कमी रह गई यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप उसको पढ़िए खुद से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ठीक है ना, ये आ रहा है यहाँ से वीरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये वीरियल कहाँ से आया, वीरियल थ्योरम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये तो आ गया यहाँ पे -E²/8πε0 और R लिख दोगे इसमें, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ से -E²/8πε0 और R, ठीक है, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको अब डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है ना। तो देखो अच्छा एक चीज और है इसमें, देखो ये एक्सेलरेशन है, तो एक चीज और हम लिख देते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि माइनस ऑफ एनर्जी होता है, तो इसमें हाफ mv² जो है ना, देखो हाफ mv² इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ से ये आ जाएगा सॉरी E²/8πε0 और इंटू R। तो हमें v² की रिक्वायरमेंट अगर होगी ना तो वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है ना एक्चुअली ये कैंसिल हो जाएगा, तो mv² और बाई R अगर इसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी, ठीक है ना, R से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो E² ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 और R² हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, ये भी हमारा वीरियल थ्योरम से, या डायरेक्टली हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ला सकते थे, दिस वी कैन गेट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो, है ना। F=ma लगाओगे तो उससे भी आ जाएगा ना कूलम्बिक फोर्स से, विल यू गेट दिस और नॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा कि आप q² लिखोगे, और एक्सेलरेशन आप सभी जानते हो इसमें v²/r होता है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। और ये 6πε0 और c³ हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, हम देखो पूरा कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं, बस आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे ना तो E²/8πε0 और ये R² हो जाएगा, और यहाँ पे dr/dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड वाले कैलकुलेशन, देखो कुछ अल्टरनेट अप्रोच लगा सकते हो, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगा करके ये लगाए, आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ लगाएंगे ना तो भी यही रिजल्ट आएगा, ओके। तो अब आप देखिए इधर से यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर है एक्सेलरेशन का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये आप वो देख लोगे माइनस प्लस, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए ना, तो इसलिए तो अब देखो यहाँ से v²/r जो है ना हमारा, ये देखो यहाँ से ये m नीचे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे m नीचे आ जाएगा, तो v²/r जो है ना यहाँ पे उसकी जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे v²/r की जगह पे, तो कुछ मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए q जो लिखा हुआ है ना उसकी जगह e² लिख दोगे, और यहाँ से आप देखिए E²/4πε0 और इंटू m का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें v²/r का होल स्क्वायर करना है ना, और यहाँ पे 1/r का पावर 4 हो जाएगा, और इधर से r² ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर r², और डिवाइड बाई इधर से आ रहा है 6πε0 और c³, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से एक माइनस साइन है और E²/8πε0 ये हो गया, इधर जो है ना R², इधर जो R4 आएगा ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करने पे ये R² का होल स्क्वायर करेंगे ना तो R4 आ जाएगा, उससे एक R² कैंसिल करके R² सिर्फ छोड़ दिए हम यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए हमारा dr और बाई यहाँ पे dt आ गया। तो अब आप देखो यहाँ से r पे सिर्फ क्या बोलते हैं r है और टाइम है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो देखो dt इज इक्वल टू बेसिकली इतना हो जाएगा, कुछ कैंसिलेशन अगर हो रहा है तो कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ से ε0 ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब देखो हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं आपको, पूरा कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं। देखो यहाँ से dt इधर ले आओगे और इधर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो यहाँ से dr होगा और ये वाला r² इधर आ जाएगा, ये r², और यहाँ पे है माइनस, ठीक है, E²/8πε0 जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी ये सारे कांस्टेंट हम जो है ना वो इधर आ जाएंगे, जैसे ये, ठीक है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा इधर ले जाओ, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे जो है ना ये आ रहा है इधर से 6πε0 और c³, ठीक है, और फिर इधर से आ जाएगा e⁻6 4 और ये, ठीक है ना, ये 6 हो गया, और फिर इधर 4πε0 और m इसका होल स्क्वायर है ये, ठीक है, ये इतना, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक माइनस साइन है, देखो 0 से t टाइम मान लो, टोटल टाइम जो लगा ना वो t लगा हमारा, ठीक है ना, t टाइम, तो ये रेडियस जो है ना वहाँ पे r0 से 0 हो जाएगा, रेडियस r0 टू 0 हो जाएगा, बस आप इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट्स द आंसर। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना, तो दैट गिव्स यू द टाइम, ओके। अब कैंसिलेशन वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो बस आप मेथड ध्यान रखोगे तो कभी जानते हो एग्जाम में सिंप्लीफाई करके ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। देखो आपको क्या होगा कि इसमें पावर दे दिया जाएगा कि पावर जो रेडिएट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, वो इस रेट से रेडिएट कर रहा है, ये एनर्जी हर कोई जानता है, ठीक है ना, ये क्लास 12 के स्टूडेंट भी जानते हैं। क्या है? क्या
ये पावर का फॉर्मूला है, इसमें ए जो है ना एक्सेलरेशन है। ये हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, याद है आप लोग को? इस फॉर्मूले को बताया गया था कि नहीं बताया गया था? प्रीवियस क्लास में बताया ना ये फॉर्मूला, आप लोग को याद आ रहा है? यस सर, बी Yes, sir, स्क्वायर बाई बताया आर। आपने। हाँ, तो ये फॉर्मूला जो है ना, इसको लार्मर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना? ये मतलब ईएमटी से आता है ये। आप लोग को देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जानते हो, देखो क्या क्या है कि इस फॉर्मूले को याद करना है, ऐसा कुछ भी हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, बस हम आपको बता रहे हैं कि अगर जो जैसे बुक में लिखा होता है ना, देखो जब आप बुक पढ़ोगे तो जैसे आप आर्थर बाइजर की बुक पढ़िए, तो उसमें जानते हो आपको हार्डियन एटम के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ रहता है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल electron should always radiate electromagnetic wave continuously, because of which it should fall into the nucleus in 10 to the power minus 15 second. Okay, तो अब जानते हो, आपके अंदर जानते हो, देखो एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आपके अंदर ये जानते हो, मतलब एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि 10 to the power minus 15 सेकेंड, देखो बहुत छोटा टाइम है, ठीक है ना? इट इज अ वेरी स्मॉल टाइम। तो आपके अंदर ये मतलब एक समझ लो ना, जिज्ञासा होनी चाहिए कि इतना छोटा टाइम को मेजर किसने किया होगा, समझ गया ना? 10 to the power minus 15 सेकेंड, दिस इज ए वेरी स्मॉल टाइम। ओके, तो आपके माइंड में इमीडिएटली क्वेश्चन आना चाहिए कि इतना छोटा टाइम कैसे मेजर हुआ होगा, ठीक है? तो आप तो देखो इसमें मेजरमेंट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गिरता तो नहीं है न्यूक्लियस में, तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है 10 power minus 15 सेकेंड, ये है थ्योरेटिकल रिजल्ट। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि थ्योरेटिकल है तो आया कैसे, हाउ इट वाज डेराइव्ड। ओके, तो डेरिवेशन यही है, अब ध्यान रखोगे, दिस इज द डेरिवेशन। ओके, इस तरह से डेरिवेशन किया जा सकता है। सर हम्म, भी स्क्वायर बाई आर की जगह में ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम पुट होना था ना? अरे जो भी है ना, अब वो डिस्कस मत करो, ठीक है ना? कैलकुलेशन मान लो हमने रॉन्ग किया है, ठीक है ना? तुम करेक्ट कर लोगे, कैलकुलेशन का स्टेप चेक नहीं किया जाता है, समझ गया ना? आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना? कैलकुलेशन का स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कैलकुलेशन का लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम प्लस छोड़े माइनस छोड़े, ठीक है ना? 2 छूटा 4 छूटा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें मत फंस जाओगे, ठीक है ना? सर तो ये आप इसके एग्जाम में जो नहीं, वो बहस मत करो, ठीक है ना? अब आपको समझ में आया ना लॉजिक क्या है? देखो लॉजिक बस इतना ही सिखाया था, पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो है ना इसी चीज पे फोकस करना चाहिए। अब कैलकुलेशन का स्टेप नहीं देखा जाता है, ठीक है? देखो ध्यान रखो कैसे स्टार्ट किया गया। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यहां से स्टार्ट किया गया। माइनस क्यों है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। माइनस क्योंकि एनर्जी डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसको जब कोई एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे इसका रेट जो है ना नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन लगाया गया। बस अब यहाँ पे एनर्जी कैसे लिखा गया वो देख लो। अब उसके बाद बस ये लिखा गया, अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर दिया गया, ठीक है? अब हम एक्सेलेरेशन को ये हमने यहाँ से v स्क्वायर बाई आर वगैरह का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना? अब उसके बाद इसके बाद समझ गया ना, इसके बाद क्या सब्स्टिट्यूट किया गया इधर से, ठीक है ना? कैसे कैलकुलेशन किया गया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? बस लास्ट में इतना ध्यान रखोगे एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दिया गया है, डी आर बाई डी टी, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा हो गया। तो हम आर वाले टर्म को एक साइड कर दिए, टाइम को एक साइड कर दिए, तो बस यहाँ से टाइम निकल गया, ठीक है ना? तो हम आपको आंसर कहाँ बता रहे हैं, ठीक है? आई एम नॉट डिस्कसिंग द आंसर, इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसको, ठीक है ना? तो अगर आप देखो, आप लोग इंटरेस्टेड हो अगर पढ़ने में, ठीक है ना, तो आप ऐसा करोगे, आप सारे स्टेप्स चेक करोगे, ठीक है ना? और फाइनल आंसर निकाल के देखो, जो भी आएगा उसमें आप देखो सारे टर्म आपके नोन होंगे, चार्ज नोन है, मास नोन है, स्पीड ऑफ लाइट नोन है, एप्सिलॉन नॉट नोन है, एवरीथिंग इज नोन। ओके, ये आर नॉट के टर्म में देखो, पहले रेडियस आर नॉट था, बाद में 0 हो जाएगा, तो आर नॉट का वैल्यू जो है ना लगभग आप मान लोगे 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना? बोर का जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है ना, वो लगभग इतना ही होता है, 0.5 या 1 एंगस्ट्रॉम ले लो, आसान करने के लिए लगभग इसको 1 एंगस्ट्रॉम ले लो, ठीक है ना? इसको 1 एंगस्ट्रॉम ले लो रफली, ठीक है ना? तो आर नॉट की जगह 1 एंगस्ट्रॉम पुट करके और फिर उसको एस्टिमेट करके देखोगे कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना? ये चेक कर लोगे आप लोग, ठीक है? तो इसमें आपको लॉजिक समझ में आया कि अगर कभी मान लीजिए कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में गिरना चाहिए, तो आप मतलब वहां पे खड़े तो नहीं हो जाओगे ना, ठीक है? क्योंकि अब देखिए इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इंटरव्यू में थोड़ा एडवांस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना लॉजिक क्या है इसका? किसी को अगर कोई डाउट है, लॉजिकल डाउट है तो पूछ सकते हो, कैलकुलेशन वाला डाउट छोड़ दोगे, ठीक है? ओके, तो इसको ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है ना? चेक वैल्यू ऑफ टी। अच्छा ये बताइए फिर भी, हम चलो पूछ लेते हैं आप लोगों से, हमारे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है क्या? इज देयर एनी मिस्टेक?
नो सर, नहीं, मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। वो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखोगे ना, समझ में आ जाएगा। हम एक्सप्लेन भी किए थे यहाँ पे कि v स्क्वायर में जो है ना, यहाँ से r का पावर 4 आएगा, ठीक है ना, और इधर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए 1/r स्क्वायर आ रहा है यहाँ। हमने कैंसिल कर दिया डायरेक्टली। ओके, मिस्टेक नहीं है इसमें, ठीक है ना, सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड ही जो है ना, हम एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सरे, ठीक है। एक्सरे, देखो एक्सरे का कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिकली हाइड्रोजन एटम से थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए हम साथ साथ बता देते हैं, ठीक है ना। देखो एक्सरे जो है ना, दो टाइप का होता है, ठीक है। देखो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, ऑफ जनरली हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है जनरली, ठीक है। या फिर हाई फ्रीक्वेंसी कह रहे हो तो लो वेवलेंथ बोल सकते हो। तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। इट इज emitted when an accelerated electron collides या collides with metal of high atomic number, मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। हाई एटॉमिक नंबर बेसिकली एनर्जी को हाई करने के लिए यूज किया जा रहा है, अदरवाइज फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, ये सब इमिट होंगे। जैसे हाइड्रोजन एटम में देखते हो ना आप, हाइड्रोजन एटम में जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम है, उसमें कौन कौन सा स्पेक्ट्रम या कौन कौन सा रेडिएशन इमिट होता है, उसमें आप देखते हो अल्ट्रावायलेट इमिट होता है, विजिबल इमिट होता है, और बेसिकली इंफ्रारेड, तीन ही इमिट होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो एक्सरे इमिट नहीं होता है, ध्यान रखोगे। हाइड्रोजन एटम में एक्सरे इमिट नहीं होता है, क्योंकि एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन एटम में उतनी एनर्जी होती नहीं है। ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप देख रहे हो ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बिल्कुल लास्ट वाले स्टेट में चला जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे देखो यहाँ पे इस तरह से, जैसे माइनस, ठीक है ना, ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ऊपर जैसे जैसे जाते हो तो -3.4 हो जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हो जाता है -1.51 के आसपास हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लास्ट में जाकर बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये देख रहे हो ना, मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, ये जीरो हो गया, ठीक है ना, ये जीरो आ गया, ठीक है। तो देखिए, अगर मैक्सिमम डिफरेंस अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो इमिट हो सकता है ना हाइड्रोजन एटम में, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिट हो सकता है, किसी भी फोटोन। कोई फोटोन मान लो बिल्कुल जीरो वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस स्टेट में है, और यहाँ से जंप कर गया मान लो ग्राउंड स्टेट में, तो जो आपको बताया गया ना बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, रेडिएशन इमिट तभी होता है व्हेन देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। ये बोर मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी इमिट करने के लिए ट्रांजिशन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा ना, तो जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी हो जाएगा 13.6, क्योंकि इनका डिफरेंस यही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एक्सरे है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होता है, वो क्लोज टू बेसिकली किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा के क्लोज होता है बेसिकली, ठीक है ना गांव। तो ये तो इसमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इमिट हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको बढ़ाने के लिए हम लोग जानते हैं ना, एनर्जी देखो ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है ना, ये जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब मान लो z का वैल्यू थोड़ा हाई ले लेते हैं, मान लो 40-50 के अराउंड ले लेते हैं, तो 40 के स्क्वायर करोगे तो लगभग 1600 टाइम्स तो बढ़ जाएगा ना। तो ये जो एनर्जी जो -13.6 है ना, वो लगभग आपका बन जाएगा, क्या बोलते हैं यहाँ पे, 1600 टाइम्स बढ़ जा सकता है, ठीक है। तो फिर एनर्जी डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा ना, तो उसमें ज्यादा एनर्जी इमिट होगा। समझ में आ रहा है सभी को? हम लोग जब पढ़ रहे थे एनर्जी का फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम में, तो उसमें एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हाई जेड लेंगे ना, तो एनर्जी जेड स्क्वायर का टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर एनर्जी लास्ट वाले लेवल के एनर्जी का जीरो लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है ना, वो थोड़ा हाई हो जाएगा, तो इसीलिए फिर हाई एनर्जी फोटोन इमिट होने का चांस रहेगा वहां पे, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए इसमें यही कहा जाता है, ठीक है, कि it is an electromagnetic wave of high frequency, ठीक है ना। It is emitted when an electron
व्हेन एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। जानते हो एक बार जेएनयू के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सरे इज मेड ऑफ, एक्सरे किस चीज का बना होता है, तो उसमें ऑप्शंस में दिया हुआ था इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, किसी में लिखा हुआ था पॉजिट्रॉन, फोटोन और एक और कुछ था मतलब ऑप्शन, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है, कई कई बार स्टूडेंट जो है ना एग्जाम में गलती भी कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सरे आप ध्यान रखोगे, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मैकेनिज्म भी पढ़ते हो ना, तो उसमें ऐसा लगता है ना कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, तो ये इमिट होता है। तो कभी कभी स्टूडेंट गलती कर सकते हैं कि एक्सरे जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्सरे जो है क्या है, इट इज एन फोटोन से बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हुआ है। हाँ तो फोटोन है, ठीक है ना। तो जेएनयू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, इट इज मेड ऑफ, एक्सरे इज मेड ऑफ, तो आपको कहना होगा फोटोन है ये, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। सो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये जो है ना दो टाइप का होता है बेसिकली। तो मैकेनिज्म पहले देखो, इट इज, चलो ये लिख देते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का होता है, ठीक है ना। पहला है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे बेसिकली इमिट होता है, इट इज इमिटेड ड्यू टू डिसलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इनसाइड मेटल, ठीक है। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन को जो बम्बार्ड किया ना, वो इलेक्ट्रॉन जब मेटल के अंदर जाता है तो वो डिसलरेट होता है ना, उसकी वजह से बेसिकली ये कंटिन्यूअस एक्सरे इमिट होता है, ठीक है ना। और दूसरा, ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूअस एक्सरे की का जो वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है लेमडा मिनिमम, हम लोग जानते हैं ना, लेमडा इज इक्वल टू, जैसे ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि देखिए ई इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। तो लेमडा निकालेंगे ना तो हमें ऐसे लिखना होगा एच सी बाई ई मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी। तो देखिए जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप हिट कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कर रहे हो ऑन ए मेटल सरफेस, तो उसकी एनर्जी स्टार्टिंग में जो होगी ना वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिनिमम वेवलेंथ मिल जाता है, ठीक है। तो Hc, और ये जो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है ना, तो जब उसको एक्सेलरेट करके बस मेटल पे हिट किया गया जिस टाइम, उसी टाइम उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। और वो बेसिकली चार्ज इनटू वोल्टेज, ये जो V है ना वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, V इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये हम लोग एक दिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। सो V इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे होता है दिस, ओके, दिस इज, ध्यान रखोगे, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस। देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को आप हिट कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कर रहे हो मेटल पे, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन की वजह से डिसलरेट होगा। तो जब वो डिसलरेट होगा ना, तो ईएमटी का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है या डी एक्सेलरेट होता है, ठीक है ना, डिसलरेट होता है, देन इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कंटिन्यूअसली इमिट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगा, और दैट इज कॉल्ड एक्चुअली दिस कंटिन्यूअस एक्सरे। इसको हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे कहते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें एक दूसरा टाइप होता है, ठीक है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है ना। तो एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, ठीक है ना, तो इट इज, ठीक है, तो इट इज इमिटेड when incident electron knocks out an inner core electron, एक इनर कोर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, एंड एन outer shell electron makes a transition, ठीक है।
to makes a transition to fill the vacancy of inner shell इलेक्ट्रॉन, इनर कोर ना लिख करके इनर शेल लिख दो, ठीक है ना। इनर शेल यूज होता है ना इसमें केमिस्ट्री में, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखिए ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इट इज इमिटेड व्हेन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन नॉक्स आउट an inner shell electron and an outer shell electron makes a transition to fill the vacancy of inner shell। मतलब देखिए ऐसा है, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है Ze, ये हो गया। अब ये देखिए के शेल है, ठीक है, इसको हम के शेल बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, के शेल। अब इसके दूसरी तरफ ऐसे एल शेल होगा, दिस इज एल शेल, आप जानते हैं कि ये केमिस्ट्री में बताया जाता है। फिर ऐसे हो गया एम शेल, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए इसमें जो है ना के शेल में, आप जानते हो कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो, ठीक है ना। सॉरी ये तो न्यूक्लियस है, ये के शेल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने के शेल में दिखा दिए, ठीक है ना। एल शेल में 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 18 होते हैं, तो इस तरह से ऐसे दिखा सकते हो आप, जो काउंटिंग कर लोगे, हम ऐसे ही जस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बन गए, ठीक है ना। तो ये काउंटिंग आप कर लोगे, ठीक है ना। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या होगा कि हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज एक इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया गया इधर से कहीं से भी, ठीक है ना। मान लो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आया इधर से ऐसे, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन आया और इसको हिट किया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, यहां से ऐसे चले गए। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये वैकेंसी क्रिएट होगी ना, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर सकते हैं। तो मान लो फिर यहाँ से ये 2, देखो एक इलेक्ट्रॉन आया था लेकिन बाहर चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ जो वैकेंसी क्रिएट होगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर सकता है, ठीक है ना। सो दिस इलेक्ट्रॉन में जंप डाउनवर्ड, ओके, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर सकता है ऐसे, तो ये जब जंप करेगा ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इनका एनर्जी डिफरेंस जो होगा दैट विल गेट इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। तो यहाँ से ऐसे करके ये एक्सरे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो फिर एक्सरे इमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ट्रांजिशन हो रहा है। सर उसका एल सेल से जंप करेगा या एम सेल से? कहीं से भी ये जंप हो सकता है, कहीं से, इससे भी जंप कर सकता है, ठीक है ना। तो हम इधर से दिखाएं, ठीक है ना। तो इससे भी जंप, के अल्फा और के बीटा लाइन हाँ होता है के ना? बीटा, हाँ उसी से आता है, के अल्फा के बीटा, एल अल्फा एल बीटा, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो देखो मतलब जंपिंग कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। हमें ऐसे ही एक मतलब ये एक जस्ट एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम है, ठीक है ना। यहाँ से भी जंप कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ से भी जंप कर सकता है। ऐसे ज्यादा चांस जानते हो यहाँ ये होता है कि नीचे यहाँ से जंप कर जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट सेल में जो है ना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो या इससे जंप कर, मतलब के एल सेल से के सेल में जंपिंग का ज्यादा चांस होता है, ठीक है ना। एम शेल से थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो देखिए लेकिन एनर्जी इसमें ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें जो वेवलेंथ इमिट होगा वो ज्यादा, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि ये तो यहाँ से जो वेवलेंथ सॉरी एक्सरे निकल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है ना, दिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी मेटल, ठीक है ना। ये एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, क्योंकि ये देख रहे हो ट्रांजिशन जब होगा तो कितना वेवलेंथ इमिट हो रहा है, वो बेसिकली बताएगा कि इनके शेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। सो एक्सरे देखो कैरेक्टरिस्टिक X-ray gives information, ठीक है, information about metal target, ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया जा रहा है ना, टारगेट, मेटल टारगेट, ठीक है। तो मेटल टारगेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है यहाँ से। तो देखो यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे अगर हम लोग लिखना चाहते हैं ना, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना। देखो 1/λ इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखे थे, R इन्फिनिटी, याद है ना, R इन्फिनिटी, और फिर यहाँ पे Z², ठीक है। और फिर क्या था यहाँ पे, डू यू रिमेम्बर, म्यू अपॉन ME, ठीक है ना।
और यहाँ पे 1/n जो भी है यहाँ पे n फाइनल स्क्वायर और माइनस 1/n एन इनिशियल स्क्वायर, n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसमें जानते हो, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना। तो इसमें स्लाइड चेंज किया जाता है, यहाँ पे देखो ध्यान रखोगे, इसमें z जो होता है ना उसको z माइनस सिग्मा लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। देखो z एक्चुअली ये केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था देखो हम लोग अभी हाई एटॉमिक नंबर के मेटल का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं जो हाइड्रोजन एटम का है। तो कुछ तो मॉडिफिकेशन होगा ना, तो यहाँ पे z जो है ना, z ना होकर के z माइनस सिग्मा हो जाता है, ठीक है ना। इसका रीजन ये है ना कि देखिए, ये हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन कर रहा है ना, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, उसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड होता है। तो न्यूक्लियस गेट्स शील्डेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ओके। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है ना, वो कभी कभी कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को इन्फ्लुएंस मतलब फील नहीं करता है। आप ये कह सकते हो कि ये जो ट्रांजिशन जिस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है उसके ऊपर इस कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस ना हो करके कुछ मतलब स्क्रीन्ड चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब दिस चार्ज और माइनस दिस चार्जेस, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग इसमें भी पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप गॉस लॉ पढ़ते हो, तो देखो यहाँ पे मान लो चार्ज प्लस क्यू है और इसके अराउंड एक शेल रख दो, इस पे चार्ज अगर माइनस क्यू रख दो, दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, ठीक है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो अगर यहाँ पूछते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आंसर 0 होगा। तो अगर मान लो कोई चार्ज यहाँ पे क्यू है ना, तो दिस चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बिकॉज, ठीक है ना, एनी नेट फोर्स। तो आप ये कहोगे कि ये चार्ज इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, वो बेसिकली इस माइनस क्यू से स्क्रीन्ड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड 0 आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है ना, कि हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजिशन कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन, वो एग्जैक्टली इस चार्ज को फील नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, कुछ इन चार्जेस का भी इन्फ्लुएंस आएगा, उसी को कंसिडर करने के लिए यहाँ पे सिग्मा को लिखा गया है, ठीक है ना। सिग्मा का वैल्यू इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है उसकी वैकेंसी भी तो हो जाएगी, उसको फिल करने के लिए उससे भी आउटर सेल से अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां से भी कुछ ना कुछ निकल सकता है, मतलब वो भी एक्सरे में काउंट हो जाएगा। हाँ, वो भी काउंट होगा। तो मतलब मल्टीपल एक्सरे इमिट हो सकता है, ठीक है ना, मल्टीपल इमिट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अभी जो है ना, हम ये सब आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जाम में कभी कभी दिया हुआ, अगर कभी ऐसा फॉर्मूला यूज होने वाला है ना एग्जाम में, तो ये दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, बस आपको डायरेक्ट यूज कर लेना होगा, ठीक है। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आया कहाँ से ये, तो इसीलिए हम वो एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ जेड स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे जेड माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अगर देखिए इसमें आप ध्यान रखेंगे कि अगर कभी ट्रांजिट, जैसे मान लीजिए कि इसमें ध्यान रखोगे, इफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल इज नॉक्ड आउट, ठीक है। अगर हम जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट किया ना, वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देता है, के शेल, ठीक है ना। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना। तो के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए के में वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एल से भी, एम से भी। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए के शेल है ये, अब ये मान लो एल शेल है, ये एम शेल है, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं एल से के में, फिर यहाँ से, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी जंपिंग हो सकती है, एम से के में हो सकता है। तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा ना, उसको बोलते हैं के अल्फा, ठीक है। और यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा है ना, उसे बोलते हैं के बीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। तो मतलब के का मतलब हो गया n=1 और ये n=2 हो गया, ये n=3 हो गया, ठीक है ना। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, के अल्फा एक्सरे मान लो लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि वहां पे n=2 टू n=1 हो रहा है ट्रांजिशन। तो फाइनल में n=1 लिख दोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कभी स्क्रीनिंग कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दिस थिंग्स आर नॉट गिवन, ठीक है ना। तो मतलब सिग्मा को 0 कर देना है, म्यू के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है ना। तो हम इसको भी एमई के इक्वल लिख देंगे, ठीक है ना। म्यू और एमई को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट दिस थिंग्स, ओके। तो ये कैंसिल आउट कर सकते हो आप, ठीक है ना, और सिग्मा को 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये के अल्फा एक्सरे हो गया। उसी तरह से अगर आप देखिए ये के बीटा हो गया। अगर आप ऐसे लिखोगे, इफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ठीक है, एल शेल इज नॉक्ड
आउट, ठीक है। एल शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया गया है तो अब क्या होगा कि जैसे ये एल शेल में ट्रांजिशन होगा तो ये एम से हो सकता है, फिर एन से, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से देखिए ये एन इक्वल टू 2 है, बेसिकली एन इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन इधर होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, या यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है क्योंकि वैकेंसी अब एल शेल में क्रिएट हुआ है, तो हायर जो शेल है ना उससे इसमें ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रेडिएशन इमिट होगा ना उसको एल अल्फा बोल सकते हैं, और यहाँ से जो इमिट हो रहा है इसे एल बीटा बोला जा सकता है। तो एल अल्फा में मतलब एन इक्वल टू 3 टू एन इक्वल टू 2 ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो बस इतना, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है इसमें, कभी कभी एग्जाम में इस टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो एक्सरे का क्वेश्चन अगर आता है ना तो देखिए बस आपको यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो बोर मॉडल में हम लोग पढ़े हुए थे, तो इसीलिए इसको साथ साथ डिस्कस कर दिया गया। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं, देखिए यहाँ से दिस वी नो दैट के 1/, जैसे हम लोग लिखते हैं ना C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक है ना। तो 1/λ अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 1/λ इज इक्वल टू बेसिकली न्यू बाई सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेमडा नीचे आ जाएगा, न्यू बाई सी, तो मतलब 1/λ की जगह हम न्यू बाई सी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हियर वी कैन राइट न्यू बाई सी, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो क्या होगा कि सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए अगर हम यहाँ पे न्यू बाई सी लिख देते हैं तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ से आ जाएगा न्यू प्रोपोर्शनल टू z माइनस सिग्मा का, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो हम रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस सिग्मा लिख दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग मोस्लेस लॉ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज मोस्ले। ये मोस्ले ने एक्सपेरिमेंटली शायद पता किया था, ठीक है ना, कि जो अगर आप इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हो डिफरेंट मेटल्स पे तो जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है ना उसका रूट न्यू जो है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ओके। और इसी को यूज करके फिर उसने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखिए रूट न्यू और वर्सेस एटॉमिक नंबर को प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज मोस्लेस लॉ, ओके। अभी एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आएगा ना तो इसी फॉर्मूले पे आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो है ना एक इंटेंसिटी का ग्राफ एक बनाया जाता है, देखो इंटेंसिटी ग्राफ, ठीक है, इंटेंसिटी ग्राफ ऑफ एक्सरे। सर एक बार ये ग्राफ दिखाना प्लीज। ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे इसको y लिखोगे, इसको x लिखोगे, अगर x एक्सिस में हम z को लिख रहे हैं ना, y एक्सिस में इसको, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c जैसा हो गया। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट हम कंसीडर करेंगे, ये नीचे जाकर के नेगेटिव साइड कट करेगा, ओके सर, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी का ग्राफ देखो ऐसा कुछ आप देखोगे सभी बुक्स में बना हुआ रहता है ये वाला ग्राफ, ठीक है ना। देखिए ये इधर इंटेंसिटी है और इधर जो है ना वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ देखिए एक मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट होता है, लेमडा मिनिमम ये हो गया, लेमडा मिनिमम जो हम लोग अभी लिखे थे ना फॉर्मूला कंटिन्यूअस एक्सरे का, वो है ये। तो देखिए ऐसा ग्राफ कुछ होता है ऐसे, ठीक है ना, ये फिर ये ऐसे करके एक सडन एक पीक आ सकता है, ठीक है, फिर ऐसे करके एक सडन ऐसे करके पीक आ सकता है, ठीक है ना, ये ऐसा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अच्छा ठीक है, तो देखिए दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी ज्यादा अगर दिख रहा है ना कहीं पे, देखिए ये जैसे पीक हायर है तो इसका मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जिसकी इंटेंसिटी, देखो क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना में इंटेंसिटी उसी फिनोमेना की ज्यादा होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मतलब ये पीक हायर है ना, तो मतलब ये इस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम लोग जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए के शेल से इमिट हुआ है, देखो जैसे हमारे इस फिगर में हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है के शेल से, तो एल से एम में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ये नियर बाई जो है ना ट्रांजिशन मोस्ट प्रोबेबल होता है, ठीक है ना, तो इसकी ट्रांजिशन ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पे इसका एनर्जी डिफरेंस कम है ना, एनर्जी डिफरेंस कम है तो एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना ये ध्यान रखोगे इसमें यहाँ पे कि हायर वेवलेंथ पे ये पीक अगर कर रहा है ना तो ये बेसिकली क्लोजर शेल के बीच में ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लोजर शेल में ट्रांजिशन ज्यादा की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो इसीलिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमारा बेसिकली अगर मान लो के अल्फा हो सकता है, ये अगर मान लो हम ये कहते हैं कि ये के अल्फा है ना तो ये के बीटा होगा, तो हमेशा ध्यान रखोगे के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा प्रोबेबल ट्रांजिशन है। तो दिस इज के अल्फा एंड दिस इज के बीटा, इज दैट ओके।
ठीक है, तो ये जस्ट एक ग्राफ है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये कंटिन्यूअस पार्ट जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये बेसिकली इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे, ठीक है। और ये जो पीक अगर कर रहे हैं, मतलब ठीक है, दीज पीक्स आर कॉल्ड बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक। ये जो पीक है ना, दीज रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बस एक्सरे के बारे में बस इतना ही, देखिए हम आपको इतना ही बता रहे हैं, ठीक है ना। बस ये एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हम आपको बता दे रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, अल्फा का वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है ना। ये सब कुछ दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिग्मा नहीं दिया हुआ है, म्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसको 1 कर देंगे, इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है ना। सिग्मा को 0 कर देंगे। वेवलेंथ पूछा गया है, ये के अल्फा बोला गया है, तो आपको पता है कि उस के अल्फा केस में एन फाइनल 1 हो जाएगा और एन इनिशियल 2 हो जाएगा। ये लेकिन नहीं बताया हुआ था के अल्फा होता क्या है, बस डायरेक्ट लिखा हुआ है के अल्फा एक्सरे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखोगे, इसको यूज करके आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इट वाज क्वाइट मतलब कनेक्टेड टू बोर मॉडल डिस्कशन, ओके, इसीलिए इसको साथ साथ डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जानते हो, कह सकते हैं कि हमारा ओल्ड क्वांटम थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ओल्ड क्वांटम थ्योरी जिसमें डायरेक्ट हम लोग क्वांटाइजेशन कंडीशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे ना, वो होगा, मतलब अब बेसिकली क्या बोलते हैं उसे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना, वो एक कॉम्पटन इफेक्ट है ना। कॉम्पटन इफेक्ट जानते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट मतलब थोड़ा सा अपोजिट जैसा है, क्योंकि फोटो के इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हो सडनली ऑब्जर्व हुआ था, और कॉम्पटन इफेक्ट जानते हो प्लान कर किया गया था उसे, ठीक है। कि हम प्लान करके एक्सपेरिमेंट किया गया और पहले डेरिवेशन किया गया रिजल्ट का, ठीक है। सो दैट वाज नॉट एक्सीडेंटली ऑब्जर्व्ड, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सीडेंटली ऑब्जर्व, और वो वेल प्लान्ड ऑब्जर्वेशन था कॉम्पटन इफेक्ट, ओके, ठीक है। तो देखो हम आज जो है ना यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मुझे कुछ काम है अभी, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने से पहले आप लोग को रिलेटिविटी रिवाइज करके आना पड़ेगा। अगर रिलेटिविटी में आप कमांड नहीं है ना, तो कॉम्पटन इफेक्ट समझने में डिफिकल्टी हो सकती है आपको, ठीक है। तो कल आप लोग रिलेटिविटी रिवाइज करके आओगे, हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और पहले कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आप असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स भी अटेम्प्ट करके आएंगे। मतलब जनरली नेक्स्ट क्लास में ऐसा होगा कि 1 आवर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे पहले इन सभी टॉपिक्स के, और फिर नेक्स्ट 1 आवर में कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा स्टॉप कर रहे हैं, ओके सर। हाँ सर बताइए। सर वो कंटिन्यूअस एक्सरे था, फर्स्ट एक बार इसको क्या कह रहे हो, कंटिन्यूअस एक्सरे सर, प्लीज एक बार इसको वो करवा दीजिए, रिवाइज करवा दीजिए। कंटिन्यूअस एक्सरे जो है ना, वो बेसिकली ये है ना, देखो ये EMT का कॉन्सेप्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा ना मेटल के, देखो इसमें लिखा है इट इज इमिटेड ड्यू टू डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड मेटल, है ना। जब इलेक्ट्रॉन को अंदर हिट भेजोगे मेटल के अंदर, तो वो अंदर में भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ना, उसका स्पीड कम होने लगेगा। तो EMT का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल डिसेलरेट या एक्सेलरेट होता है ना, तो कंटिन्यूअसली रेडिएशन को इमिट करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा ना मेटल का, उसमें एक्सेलरेशन डिसेलरेशन जो भी होगा, उसकी वजह से वो अपना रेडिएशन को इमिट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे कहते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो उसमें हम देखो कंटिन्यूअस एक्सरे का हम ऑल वेवलेंथ नहीं बता सकते हैं, वी कैन नॉट से व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे, उसका बस मिनिमम वेवलेंथ बता सकते हैं, क्योंकि हमको इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी पता है। अब मेटल के अंदर जाने के बाद उसकी एनर्जी किस तरह से चेंज होगी वो हम नहीं जानते हैं, मगर जब इंसिडेंट कराएगा ना, उस टाइम उसकी एनर्जी इतनी थी E/V, वेयर V इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। और तो ये हमारा मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे है, ठीक है ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, देखो यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ये वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है ना, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। ठीक है, तो और ये साइड में मॉसलेस लॉ हो गया, थोड़ा जल्दी कर लो आज। स्टडी मटेरियल नहीं आया सर अभी तक, मटेरियल नहीं आया, उनसे बात कर लो जरा, ऑफिस के नंबर पे बात करो जरा। सर वो फोन ही नहीं उठा रहे सर, मैंने 2-3 बार कर लिया। कब किया? आज फोन नहीं उठा रहा? भी नहीं आया सर, बहुत दिन से। आज तो आपसे ही बात करिए, पहले किया था, इसीलिए आपसे मतलब आपको बोल रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे इसलिए। चलो फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर।
अगर किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बोले गए हो तो मतलब एक ही बोला गया और हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे ना। वो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। वो पोटेंशियल जैसे मान लो बोला गया, वो आंसर वोल्ट में दिया हुआ है तो समझ जाओगे पोटेंशियल ही बोला गया है, ठीक है ना। पोटेंशियल बोल करके अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया गया तो इसका मतलब वो एनर्जी है। ओके, क्वेश्चन में जाते हो समझ में आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो थोड़ा ऊपर में तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऊपर में भी ये है, ये तो हम जस्ट रिकैप किए थे कि ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। थैंक यू सर। फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास सेगमेंट है ना। चलो ठीक है, हम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वांटम के असाइनमेंट सभी को मिल गया था ना, वो अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया था ये असाइनमेंट, है ना। अच्छा, आप लोग को जिन लोगों को हार्ड कॉपी, देखो एक मिनट, जिन लोगों को हार्ड कॉपी मिल गई है ना बुक की, तो उसमें भी तो असाइनमेंट होगा आप लोगों के पास, ठीक है, उससे भी देख सकते हो आप लोग। हेलो सर। यस। अच्छा, जो भी क्वेरी हम थ्योरी है, हार्ड कॉपी में सब कुछ है, प्रॉब्लम थ्योरी सब है, ठीक है। हाँ, वो थ्योरी है ना पे ना, और कोई बुक पढ़ने का जरूरी नहीं है ना। क्या बात करते हो तुम लोग, जो है ना अजीब बात करते हो यार। हम कितनी बार बोले कि बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, तो इतना मार्केट में बुक क्यों बिकती है? सर की बुक बिकेगी हमारे सर आपने बोला था विद्वान नहीं बना देंगे। नहीं तो वही तो कह रहे हैं, हमारे पास देखो क्या बोलते हैं, अब हम लोग इतने सारे बुक्स क्यों, देखो अभी हम थोड़ा सा बुक उठा करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना, देखो ये है देखो ये, ठीक है, इतने सारे बुक्स। इतना बुक पढ़ कैसे लेते हैं? मतलब नहीं, सब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी जो टाइम मिलता है तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब इतने बुक्स क्यों रखी हुई है, ठीक है। तो अब आप देखो, अब बोलते हो बुक नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये जानते हो कौन सी बुक हम आपको दिखाएं? वो जो ऐसा होता है ना, जो मतलब सब्जेक्ट वाली बुक नहीं है ये, ठीक है। ये ऐसी बुक्स है, हाँ, ये ऐसी बुक्स हैं। देखो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये 1 2 3 इन्फिनिटी, ठीक है ना, मतलब जनरल रीडिंग के लिए है ये। जानते हो, ये जनरल रीडिंग की जो बुक्स होती है ना, वो जब आप पढ़ोगे ना तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, ठीक है। आप जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, इससे आपको हिस्ट्री कैसे साइंस डेवलप हुआ, ठीक है ना, वो आपको कहाँ से समझ में आएगा। जब आप इस तरह की बुक पढ़ेंगे ना, तो ये अभी स्टूडेंट को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बाद में पढ़ोगे, ठीक है। अभी जानते हो आप थ्योरी और एक्सपेरिमेंट वगैरह के से रिलेटेड अगर जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब मत देखो, ठीक है ना। स्टूडेंट आजकल बहुत यूट्यूब देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। आपके पास 4 बुक है ना, तो चारों पढ़ जाओ, ठीक है। पढ़ोगे ना कभी भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो समझ नहीं आता। अरे पढ़ोगे ना, देखो एक बार हम आप लोग को याद है, एक बार हम बताए थे कि IIT के प्रोफेसर हमसे बोल रहे थे एक बार कि जब वो रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर पहली बार बने, तो वो एक रिसर्च पेपर को 5 बार पढ़ते थे, ठीक है। तो 5 बार पढ़ते थे तब उनको समझ में आता था, ठीक है। लेकिन वो हमसे बता रहे थे कि अब देखो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आज 20 साल हो गया है, ठीक है। 20 साल के बाद वो बता रहे हैं कि हम एक बार पढ़ते हैं तो एक अब समझ में आ जाता है रिसर्च पेपर। आप बताइए कोई ऐसा टॉपिक ईमानदारी से बताइए कि आप नहीं समझ में आया, उसको आपने 5 बार पढ़ा है कभी? हाँ सर। अरे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं तो समझ में जरूर आ जाता है। तो फिर ये बोलते ही नहीं पढ़ते हैं सर, कई बार आ जाता है। 5 बार पढ़ने के बाद आ जाता है समझ। अरे 5 बार पढ़ने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आएगा। कोई ऐसी चीज नहीं कि नहीं समझ में आएगा, 5 बार पढ़ लोगे तो, ठीक है। आप जानते हो 5 बार पढ़ने की हैबिट अगर होती ना, तो आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करते। वो मतलब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि पढ़ने से खुद से किया जा सकता है, ठीक है। हमको जानते हो 12th क्लास में हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम पढ़ करके खुद से कर सकते हैं, तो फिर हमने कोचिंग वगैरह कभी हमने सोचा भी नहीं, ठीक है, कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आप भी ये कर लोगे, ठीक है। तो करके देखोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ के देखा करो, ठीक है। तो कभी ये मत पूछा करो कि बुक पढ़े कि नहीं पढ़े, बुक पढ़ने के लिए ही होती है और किसी काम के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। बुक पढ़ा करो, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ा करो। चलो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ओके।